स्टार्ट करते हैं बीएड ऑनलाइन क्लासेस सीरीज के अंतर्गत अपना सेकेंड सेशन, जो कि फर्स्ट पेपर फिलॉसफी का है। इसमें हमने लास्ट टाइम पर जो है शिक्षा की प्रकृति हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली थी। इसके आगे वाला पोर्शन आज कवर करते हैं। तो जो अगला पोर्शन है उसमें शिक्षा के बारे में ही हम लोग आगे बातचीत करेंगे। शिक्षा के अंग अथवा घटक, है ना, शिक्षा के अंग अथवा घटक। तो शिक्षा के अंग अथवा घटक के संबंध में जो है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, है ना। यानी कि जो भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं तो सभी ने जो है शिक्षा पे कुछ ना कुछ काम किया है। उसके बाद सभी ने अपने निष्कर्ष जो हैं अलग अलग निकाले हैं। अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों के निष्कर्ष अपने अपने जो है टाइम वाइज अलग अलग हो जाते हैं। तो उनमें से ही जो प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं, जो प्रमुख मत हैं, उनको हमने आप यहाँ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले एक विचार आया हुआ था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। उसके बाद जब थोड़ा और आगे समय बढ़ा तो फिर विचार आया शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ना। इसके बाद अगर हम आधुनिक युग की बात करें, अगर हम वर्तमान ट्रेंड की बात करें, तो वर्तमान में भी शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया ही माना जाता है। लेकिन थोड़ा अब उसकी डेफिनीशंस जो है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा चेंज हो चुके हैं। तो हम शिक्षा के अंग या घटक के अंतर्गत जो है हम इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसी के माध्यम से समझेंगे शिक्षा के क्या क्या अंग या घटक है ना। अंग या घटक से तात्पर्य जो है उन शिक्षा में यूज होने वाली या शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो एलिमेंट शामिल होते हैं, है ना, जो जो तत्व शामिल होते हैं, उन्हीं को जो है शिक्षा के अंग या घटक कह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जो अलग अलग विचार हैं उस पर हम लोग बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो विचार आया था वो आया था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है ना। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट दिया था किसने? जॉन एडम्स ने दिया हुआ था, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसको परिभाषित करिए, इस या इस पे जो है विचार अपने प्रस्तुत करिए, ठीक है। तो सबसे पहले जॉन एडम्स ने बोला हुआ था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो इनका ये मानना था कि जो शिक्षा प्रक्रिया होती है ना, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत जो भी जिस भी माध्यम से हम सीखने वाले को शिक्षा प्रदान करते हैं, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट भाग लेते हैं। पहला एलिमेंट होता है शिक्षार्थी, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी कि जो अपने शिक्षक से, यानी कि जो उसको पढ़ा रहा है, यानी कि जो उसे शिक्षा दे रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। और दूसरा वह जो उस शिक्षार्थी को प्रभावित करता है, जिसे बोलते हैं शिक्षक, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं। तो कुल मिलाकर तो सबसे पहले जॉन एडम्स ने बोला हुआ था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, और इस द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है उन्होंने शिक्षा के दो मुख माने थे, जिसमें पहला मुख था शिक्षार्थी और दूसरा मुख था शिक्षक, है ना। वही दो मुख जो है दो अंग कहलाए। इनका ये मानना था कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो लोगों का होना मस्ट है। एक वो हो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, और एक वो हो जो शिक्षा दे रहा हो, है ना। और इनको इन्होंने परिभाषित किया, शिक्षा ग्रहण करता है उसे इन्होंने बोला शिक्षार्थी कहते हैं, और जो शिक्षा दे रहा है उसे शिक्षक कहते हैं। तो इनका ये मानना था कि पूरी शिक्षा की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ दो अंग भाग लेते हैं। पहला है शिक्षार्थी और दूसरा है शिक्षक। यानी कि शिक्षक जो है कुछ बोलकर जो है या कुछ बताकर जो है अपने स्टूडेंट को जो है प्रभावित करता है, उसे कुछ ना कुछ नई जानकारी देता है, उसे कुछ ना कुछ नया ज्ञान देता है, और वह ज्ञान जो ग्रहण करता है उसे नाम दे दिया गया शिक्षार्थी, है ना। तो बस इतनी सी बात है। इसमें आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ा है ट्रेंड, तो फिर बोला गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ना। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और इस त्रिमुखी प्रक्रिया को बताया हुआ है जॉन डेवी ने, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है ना। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट है जॉन डेवी का। तो जॉन डेवी ने जब अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए, तो उन्होंने ये बोला है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते ही होते हैं, लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कम्युनिकेशन कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है। यानी कि शिक्षक अपने शिक्षार्थी से
अपने मन की ही कोई बात या कोई ऐसे ही कोई फॉर्मल बात नहीं कर सकता है, उसे एक विशिष्ट टॉपिक पर बात करनी होती है, उसे उसे एक विशिष्ट ज्ञान देना होता है, और वो जो शिक्षक उसे दे रहा है, जो निश्चित ज्ञान है, जो निश्चित टॉपिक है, जो निश्चित उद्देश्य शिक्षक ने बनाए होंगे शिक्षार्थी को पढ़ाने के लिए, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो माध्यम है उसे नाम दे दिया गया पाठ्यक्रम, है ना। तो इनका ये मानना था कि केवल शिक्षक और शिक्षार्थी कभी भी शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, और उस ब्रिज के एक छोर पर होता है शिक्षक, एक छोर पर होता है शिक्षार्थी, बीच में जो ब्रिज होता है उसे बोलते हैं पाठ्यक्रम। और ये ब्रिज, इस ब्रिज पर चलकर ही जो है वो शिक्षक जो है शिक्षार्थी तक जो है अपनी पूरी सूचनाएं पहुंचाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देता है, उसे ही जो है जो जानकारी प्राप्त होती है वही जो क्या है, वही आपकी शिक्षा है। तो कुल मिलाकर इनका ये कहना था कि इसमें कम से कम जो है 3 मुख होते हैं, और इसे एक नाम और बोला जाता है त्रिमुखी, हम यहाँ कह रहे हैं। पेपर में अगर ये आ जाता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो भी एक ही बात है ना। त्रिमुखी कह लो या त्रिध्रुवी कह लो, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों ही स्टेटमेंट जॉन डीवी के है ना। 3 ध्रुव यानी कि 3 अलग अलग पॉइंट, और त्रिमुखी यानी कि 3 मुख, है ना। तो कुल मिलाकर दोनों ही बातें एक हैं, दोनों में ही 3 अंगों की बात करी गई है, दोनों ही कॉन्सेप्ट जॉन डीवी के ही हैं, जिसमें पहला एलिमेंट होता है शिक्षक, दूसरा एलिमेंट होता है शिक्षार्थी। ये तो मस्ट है, इनके बिना शिक्षा प्रक्रिया चल नहीं सकती है। इसके अलावा ये दोनों जिस टॉपिक पर बात करते हैं या जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो भी माध्यम यूज करते हैं, जो भी कंटेंट डिलीवर करते हैं, उसे नाम दे दिया गया है पाठ्यक्रम। उसे नाम क्या दिया गया, पाठ्यक्रम नाम दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जॉन एडम्स ने जो अपनी शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया बताई है, उसमें इन्होंने केवल 2 एलिमेंट इंक्लूड किए हैं। पहला है आपका शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। इन दोनों के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है, उसी जो है शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ये कहना था एडम्स महोदय का। उसके बाद जब समय आगे बढ़ा, जब डीवी जी ने अपने विचार दिए, तो उनका ये कहना था कि शिक्षक और शिक्षार्थी मस्ट हैं ही हैं, ये दोनों, इन दोनों के बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो किसी ना किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है कम्युनिकेट करते हैं, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को एक कंटेंट डिलीवर करता है, उसे कुछ ना कुछ देता है, तो उस कंटेंट को ही नाम दे दिया गया पाठ्यक्रम, है ना। हालांकि पाठ्यक्रम जो है अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, इसको अभी हम लोग अपनी अगली स्लाइड में समझेंगे कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया है ना, जो आधुनिक धारणा है, यानी कि जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, जो प्रेजेंट है आपका, इसमें भी शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया ही माना गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। मॉडिफिकेशन क्या किया गया है कि इन्होंने भी जो है त्रिमुखी ही माना हुआ है, 3 ही ध्रुव माने हैं शिक्षा के, लेकिन बाकी दोनों ध्रुव सेम रखे हैं, एक जगह शिक्षक मान लिया, एक जगह शिक्षार्थी मान लिया है। और जो इनका जो तीसरा पॉइंट था पाठ्यक्रम जॉन डीवी का, उस पाठ्यक्रम की जगह इन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, और वहां इंक्लूड किया है सीखने सिखाने की परिस्थितियां, है ना। तो सीखने सिखाने की परिस्थितियां इंक्लूड कर दी हैं, और सीखने सिखाने की परिस्थितियां हैं वो पाठ्यक्रम से भी काफी जो है वाइड रेंज कवर करती हैं। इनको हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है। तो कुल मिलाकर जो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया की जो आधुनिक धारणा है, या हम ये कहें शिक्षा की जो आधुनिक धारणा है, तो उस धारणा के अनुसार भी जो है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी दोनों भाग लेते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में जॉन डीवी द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था पाठ्यक्रम का, उसकी स्थान पर जो है सीखने सिखाने की परिस्थितियों को जो है इंक्लूड किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा इसमें जो लिखा हुआ है। शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक शैक्षिक विशेषज्ञों ने भी शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया ही माना है, परंतु उन्होंने जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के 3 अंगों में से जो उनका अंतिम अंग था पाठ्यचर्या के स्थान पर सीखने सिखाने की परिस्थितियों को शामिल किया हुआ है ना। और जो सीखने सिखाने की परिस्थितियां होती हैं वो उससे भी पाठ्यचर्या से एक व्यापक पद है। इसके अंतर्गत जो है ना सीखने सिखाने की जो परिस्थितियां होती हैं, इसके भी कुछ अलग, कुछ अपने अंदर इसके एलिमेंट्स होते हैं, और उसके अंतर्गत पाठ्यचर्या पहले से ही इंक्लूड होता है ना।
तो सीखने सिखाने की परिस्थितियों, जैसे पाठचर्या केवल एक फ्री टर्म था जो कि जॉन डीवी के विचार में था, है ना। और जो आधुनिक युग है उसका ये मानना है कि ये तो तीन मस्ट हैं ही हैं, उनके बिना काम चल ही नहीं सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो है आवश्यक एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है हमें शिक्षा प्रक्रिया देने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने नया शब्द यूज कर दिया, सीखने सिखाने की परिस्थितियां। और सीखने सिखाने की परिस्थितियों के अंतर्गत इन्होंने कुछ एलिमेंट अपने इंक्लूड किए हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है पाठ्यचर्या, तो होना आवश्यक है ही है। पाठ्यचर्या के अलावा शिक्षण विधियां, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, मूल्यांकन की विधियां आदि जो है इसमें शामिल होती हैं। आज अधिकतर विद्वान इन सभी को शिक्षा का अंग मानते हैं। इन अंगों का वर्णन अग्र प्रकार से, है ना। तो वही जो बात हम पहले बोल रहे थे वही बात है कि जो सीखने सिखाने की परिस्थितियां हैं वो पाठ्यक्रम से भी एक वाइड टर्म है, यानी कि पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम भी सीखने सिखाने की परिस्थितियों का ही एक जो है एलिमेंट है ना, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अपने इन कुछ शब्दों पर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। सीखने सिखाने की परिस्थितियों के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है, यानी कि तीन पॉइंट हैं, उन तीनों में से जो तीसरा पॉइंट है उसके अपने कुछ अलग से चार पांच पॉइंट हैं, उनको समझना है हमें। पहला पॉइंट है पाठ्यचर्या, दूसरा पॉइंट है शिक्षण विधियां, तीसरा है प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण एवं मूल्यांकन विधियां। यानी कि जहां भी शिक्षा की प्रक्रिया चल रही हो, जहां भी शिक्षा जो है ली या दी जा रही हो, वहां पर शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा ये एलिमेंट होना भी आवश्यक है। इनके बिना भी शिक्षा प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हो सकती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पाठ्यचर्या, है ना। अब बात ये होती है कि पाठ्यचर्या होती क्या है ना। हालांकि सभी को अपने अपने नॉर्मल वर्ड्स में पाठ्यचर्या डिफाइन सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पाठ्यचर्या क्या होती है। फिर भी एक बार इस पर डिस्कशन करते हैं। पाठ्यचर्या क्या होती है कि जो भी आपका सिलेबस होता है ना, जो भी आपका सिलेबस होता है, यानी कि आपकी बुक्स में जो कुछ भी सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस उस सिलेबस के अतिरिक्त जो है कॉलेज में आपको जो अन्य क्रियाएं कराई जाती हैं, उस सिलेबस के अतिरिक्त जो है कॉलेज में जो अन्य क्रियाएं होती हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, उन सभी को जब उस सिलेबस में आप इंक्लूड कर लोगे, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, जब उस किताब में अन्य सभी क्रियाओं को आप इंक्लूड कर लोगे तो उसे हम लोग बोलेंगे पाठ्यचर्या बोलेंगे, है ना। उस आगे अगले अगला जो हमारा है वो है आपका शिक्षण विधियां, है ना। शिक्षण विधियां क्या होती हैं? टीचर जो होता है वो क्लास में पढ़ाने के लिए, है ना, वो अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का, रणनीतियों का उपयोग करता है। होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो फ्रीली, यानी कि टीचर अगर उनको ये चाहे कि हम उनको नॉर्मल तरीके से पढ़ा दें, वो पढ़ लें, वो तो वो पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। तो टीचर की ये कार्य है, पहले वो उस क्लास का वातावरण समझे कि स्टूडेंट जो है आज किस मूड में है और किस प्रकार से ये पढ़ना चाहते हैं, उनको उन्हीं विधियों को और उनको उन्हीं विधियों से पढ़ाने का शिक्षक को प्रयास करना चाहिए, है ना। अब पता लगे शिक्षक थके हुए बैठे हैं, आप लास्ट पीरियड में गए हो, 7वें पीरियड में पढ़ाने के लिए गए हो, है ना, शिक्षा सॉरी, और सभी जो है स्टूडेंट जो है वो एकदम पढ़ते पढ़ते लास्ट तक बोर होने लगते हैं, थके हुए बैठे हैं। और लास्ट टीचर गया, उसने फिर से जो है अपना वही काम चालू कर दिया, लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो जब वही काम बार बार होता रहेगा, जब दिमाग हमारा थक चुका है, तो उस समय जब लास्ट पीरियड में जब लेक्चर वगैरह मिलते हैं तो उसमें स्टूडेंट इतना अधिक अपने आप एक्टिव नहीं रख पाता है ना, वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको सबको समझना चाहिए शिक्षक को। और उनको कंडीशन को समझने के बाद कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही शिक्षण जो है अगर कोई शिक्षक करता है, या शिक्षण के लिए शिक्षक जो जो विधियां यूज करता है उसे बोला जाता है शिक्षण विधियां। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक जो होता है वो जिन उपकरणों का उपयोग करता है ना, और वो उपकरण जो है आपके प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। तो जिन भी टूल्स का शिक्षक जो है शिक्षा प्रक्रिया में अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग करता है, उन जो है टूल्स को हम कह सकते हैं शिक्षण विधियां, है ना। और ये टूल्स जो है आपके अगर कोई आईसीटी वगैरह है तो प्रत्यक्ष दिख भी सकता है, और अगर शिक्षक अपने मन से कुछ अलग विधि अपना यूज करना चाह रहा है तो वो नहीं भी दिख सकता है, वो प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण, है ना। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत क्या होता है कि जो क्लासरूम होता है उस क्लासरूम का जो है
एनवायरनमेंट जो है उसको इंक्लूड किया जाता है कि हर प्रकार के क्लासरूम में अगर आप ये सोचो कि शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो नहीं हो पाती है। तो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए या स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अच्छा जो है प्राकृतिक वातावरण भी स्कूल के द्वारा दिया जाना आवश्यक होता है। यानी कि शिक्षार्थी अपना जिस भी क्लासरूम में बैठा है उस क्लासरूम की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसे जो है शिक्षा ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि उस क्लासरूम में लाइट की प्रॉपर जो है व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अच्छी बेंच होनी चाहिए, बढ़िया व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी स्कूल में हो रहा है, तो उस क्लासरूम जो इन्वायरमेंट है वो एकदम नेचुरली वेल होना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षार्थी है वो वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स फील कर पाए एवं शिक्षण प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरीके से जो है इंक्लूड कर सके, है ना। तभी जो है शिक्षण प्रक्रिया अच्छे से जो है आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत जो शिक्षार्थी है ना, जो शिक्षार्थी है उसका जो पर्सनल या व्यक्तिगत जो सराउंडिंग्स है उसको शामिल किया जाता है। शिक्षार्थी का जो समाज होता है, शिक्षार्थी का जो परिवार होता है, शिक्षार्थी का जो बैकग्राउंड है, शिक्षार्थी का जो फ्रेंड सर्किल है ना, ये सभी चीज़ें जो है सामाजिक वातावरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। यानी कि केवल स्कूल में शिक्षा देने से, केवल स्कूल में पाठ पढ़ने से कभी भी किसी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए आवश्यक ये है कि हमने जो कुछ भी पाठ पढ़ा हुआ है, जैसा भी स्कूल में पढ़ा है, अगर उससे संबंधित हमें वातावरण अपने घर पे मिल रहा है तो हमारी ग्रोथ करने के, हमारे डेवलपमेंट करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, है ना। अब पता लगे कि स्कूल में तो बढ़िया हम पढ़ के आए हैं, अब हमारे घर पे जो है एकदम सिचुएशन विपरीत है ना, सभी में जो है आपस में कोई एक दूसरे से बोल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो इस कंडीशन, जब ये वाली कंडीशंस मिलेंगी स्टूडेंट को, तो फिर वो जो है अपने आप को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, है ना। तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत स्टूडेंट का जो व्यक्तिगत बैकग्राउंड होता है, जो उसकी व्यक्तिगत सराउंडिंग्स होती हैं, उनको शामिल किया जाता है और ये सराउंडिंग्स जो है उसकी शिक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं, है ना। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि अब इसके अंतर्गत ये समझ लो एग्जांपल, जैसे कि सपोज करो कि कोई स्टूडेंट है, उसने 12th तक जो है यूपी बोर्ड से शिक्षा प्राप्त करी है। इसके बाद उसका मन हुआ यार लाओ अब इंग्लिश बोलना सीखें, अब इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है आजकल, उसके बिना तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो उसने इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ली। अब जब क्लास ज्वाइन कर ली तो पता लगे वहाँ तो 1 घंटे बढ़िया पढ़ के आ रहा है, अब घर में जो सब ठेठ देहाती बोल रहे हैं, है ना, एकदम भाई अपनी गाँव वाली भाषा यूज हो रही है। तो जब वो उस अपने वे सीखे, जो उसने सीखा हुआ है, जब उसे अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है अपने चारों ओर, तो वो सीख सकता है, वो उनकी शिक्षा ले सकता है इंग्लिश की, लेकिन उस इंग्लिश से को जो है अपने डेली रूटीन में यूज नहीं कर पाएगा अच्छे से। जब अच्छे से यूज नहीं करेगा तो उसका डेवलपमेंट उन बच्चों की अपेक्षा कम हो जाएगा जिनके घर में बैकग्राउंड ही पूरा पूरा इंग्लिश वाला है। तो जो सेम बच्चे वहाँ सीखने जाएंगे, तो जिसके घर में बैकग्राउंड पूरा इंग्लिश वाला है, जिसका समाज जो है इंग्लिश लैंग्वेज को कहीं कहीं यूज करता है या पूरी तरीके से यूज करता है, तो उसका डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, वो अच्छे सीख सकता है चीज़ों को। लेकिन जिसका जो एक गांव से बिलोंग करता है, जिसका पूरा घर जो है एकदम हिंदी मीडियम है, उसका पूरा समाज हिंदी मीडियम है, सब ठेठ हैं, तो वो लोग जो है विकास करेगा वो अलग बात है, लेकिन उसको उस विकास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो वो वाला स्टूडेंट है उसकी अपेक्षा उसका विकास थोड़ा डाउन रहेगा, है ना। नेक्स्ट है मूल्यांकन की विधियां, है ना। अब कोई भी शिक्षा प्रक्रिया जब भी चलती है तो शिक्षा प्रक्रिया के अंत में आपने क्या सीखा, कितना सीखा, उसको उसका ज्ञान करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए जो है एक प्रोसेस होती है, जैसे बोला जाता है मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है कि आपके जो है एग्जाम्स लिए जाते हैं ना, और इन एग्जाम को कभी भी आप कंप्लीट मूल्यांकन मत समझिएगा, इसीलिए यहाँ यूज किया गया शब्द मूल्यांकन की विधियां, है ना। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जो हमने अंक प्राप्त किए हैं वो कभी भी मूल्यांकन नहीं किया जाता है, उसे शिक्षा की भाषा में मापन कह के हम लोग संबोधित करते हैं, है ना। यानी कि आपने जो एग्जाम दिया है उसके बाद जो आप नंबर लाए हो लिखित में, है ना, उसे जो है शिक्षा की भाषा में मापन कहते हैं। जबकि मूल्यांकन का अर्थ थोड़ा व्यापक होता है। मूल्यांकन वो होता है कि आपने पहले दिन क्लास में एंटर करने से अंतिम दिन अपने उस प्रॉपर स्टैंडर्ड की परीक्षा देने तक उस क्लास में जो भी परफॉर्म किया होगा, है ना, जैसे आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, है ना, पहले दिन से लेकर कोई टीचिंग कर रहा है अच्छे से कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है आपके परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालती हैं आगे चल के, है ना। तो क्लास में एंट्री से लेकर अपनी क्लास का अंतिम दिन पूरा करने तक आपने क्लास में जो भी क्रियाएं करी हैं,
उन क्रियाओं को जो है एक शिक्षक पर डे और पर एक्टिविटी जो है उसको जो है ऑब्जर्व करता है, और उसके आधार पर वो जो है आपके बारे में मूल्यांकन करता है कि आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आपको जो है किस प्रकार से जो है हमें आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो अंत में एक मूल्यांकन होना आवश्यक होता है, और बाकी मूल्यांकन की डेप्थ में जानकारी जो है हम लोग आगे जब टॉपिक आएगा तो उसके बारे में हम समझेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया जो है वो तो लगभग शिक्षा के बारे में जो भी बातें आपके सिलेबस में वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली हैं। इसके अलावा आप कुछ शब्दों से और बार बार रूबरू होते रहेंगे। जैसे एक शिक्षा शब्द तो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये अगला शब्द जो आएगा शिक्षण आएगा। तो पहले हम ये समझ लें शिक्षण क्या होता है। इनको हालांकि उतना डेप्थ में नहीं समझेंगे क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। शिक्षण आखिर क्या है, शिक्षण हुआ, प्रशिक्षण हुआ, निर्देशन हुआ, ये सब चीज़ें आपके बार बार जब तक आप ये बीएड करोगे ना तब तक हर लेसन में हर बुक में कहीं ना कहीं यूज़ होती रहेंगी। तो हम इनके बारे में और थोड़ा जानकारी ग्रहण करते हैं। अगर हम बात करें शिक्षण की, तो शिक्षण क्या है पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है, शिक्षण का सामान्य तात्पर्य है बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना, है ना। सामान्य तात्पर्य तो यही माना जाता है कि शिक्षण वही है जहाँ पर एक टीचर बालक को अपने विषय का जो है ज्ञान प्रदान कराए, उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग बोलते हैं, है ना, टीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको। लेकिन शिक्षण की यह धारणा शिक्षण के सभी पक्षों पर प्रकाश नहीं डालती है। शिक्षण के सभी पक्षों पर प्रकाश नहीं डालती है। शिक्षण की इस धारणा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। वर्तमान समय में शिक्षण से तात्पर्य यह नहीं है कि बालक की मस्तिष्क को अव्यवहारिक ज्ञान से भर दिया जाए, बल्कि शिक्षण का अर्थ बालक को ऐसे अवसर प्रदान करने से है जिससे बालक अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले, है ना। इसको वर्तमान शिक्षण कहते हैं। वह अपने आप योजना बना सके, प्रदत्त सामग्री एकत्र करके उसे संगठित कर सके तथा उद्देश्य को प्राप्त कर सके, है ना। अब समझते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आज से बहुत साल पहले यानी कि प्राचीन काल में जो हमने इसमें पहली लाइन लिखी हुई है, शिक्षण वही होता था, है ना। शिक्षण से तात्पर्य पहले वही होता था। शिक्षण वही है जहाँ पर एक गुरु या एक शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट को वो ज्ञान प्रदान करे जो ज्ञान उसे प्रदान करना चाहिए या जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो स्टूडेंट उसके पास आया था, है ना। लेकिन जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है यहाँ पे थोड़ी शिक्षण की परिभाषाएं भिन्न हो चुकी हैं। अब हम केवल, हालांकि ये शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ना। अधिकतर हिस्सा जो है इसी के अंतर्गत आता है। शिक्षण के अंतर्गत अधिकतर हिस्सा यही होता है कि जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षार्थी को वह ज्ञान प्रदान करता है जो उसका विषय होता है ना। लेकिन वर्तमान में थोड़ा इसमें चेंज हुआ है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना ही शिक्षण कार्य के अंतर्गत नहीं आ सकता है। ज्ञान के अतिरिक्त जो है स्टूडेंट जो है उसकी कैपेबिलिटीज को, उसकी नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को समझते हुए उसे उसी के अनुसार जो है हमें उन कैपेबिलिटीज को, उन एटीट्यूड्स को, उन इंटरेस्ट को और भी अधिक जो है पॉजिटिवली डेवलप जब हम करते हैं तो उसे हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, वो आपका शिक्षण है ना। अब इन्होंने ये जो बोला हुआ है कि वर्तमान में शिक्षण से यह तात्पर्य नहीं है कि बालक को व्यवहारिक, हाँ, नहीं नहीं, अव्यवहारिक ज्ञान से भर दिया जाए ना। अव्यवहारिक ज्ञान से इनका तात्पर्य ये है कहने का कि अगर आप शिक्षण इस प्रकार करते हो कि केवल अपने एक पेपर को ही आपने पढ़ाया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बालक के अंदर वो चीजें भर रही हैं जिसका उसे कभी लाइफ में यूज ही नहीं करना है ना, जिसे जिसका उसे कभी अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से बालक को ज्ञान मत दो कि वो सिर्फ और सिर्फ रटन प्रणाली चलाए, केवल पेपर में नंबर पाने के लिए रटता रहे, पढ़ता रहे, है ना। तो उसे ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए कि जो बुद्धि को शार्प, जो इंटेलिजेंस जो होती है उसे शार्प करने के लिए जो चाहिए वो तो उसे दो ही दो। उसके अलावा उसे व्यवहारिक जीवन का ज्ञान जो है, इसको जो पर डे जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं उससे संबंधित जो है ज्ञान उसे कंसिस्टेंटली दिया जाना चाहिए, जिससे जो एक्टिविटीज वो जो रोज करता है वो और भी ज्यादा उसमें स्किलफुल हो सके। तभी उसे हम लोग शिक्षण कह सकते हैं, है ना।
तो शिक्षण से तात्पर्य हमने क्या बताया, वर्तमान में उसकी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। यानी कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे, अभी तक क्या था, केवल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में ही क्या था कि जो एग्जाम होता है उसमें कुछ परसेंट रिटन होता है, बाकी परसेंट जो है पूरा नहीं, कुछ परसेंट जो है इंटरनल होता है, बाकी परसेंटेज पूरा रिटन होता था। इंटरनल से तात्पर्य ही यही है, इंटरनल मतलब ही यही है कि जो आपने थ्योरिकल ज्ञान दिया है उसके अलावा स्टूडेंट ने बिहेवियरल ज्ञान जो प्राप्त किया है उसके बारे में उसको मूल्यांकन करिए, वही इंटरनल का एकमात्र उद्देश्य ही होता है। इसीलिए आजकल इंटरनल्स में प्रोजेक्ट वर्क जो है, असाइनमेंट वर्क इसीलिए लाए गए हैं कि आप बालक को उसकी समस्याओं के अनुरूप जो है उसे आप उसे कोई काम दीजिए, उस काम को उस वो बालक खुद पूरा करेगा। और जब वो खुद पूरा करेगा तो जो भी उसकी क्षमताएं हैं वो और अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगी, जिससे कि उसका जो है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो पाएगा, उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इसीलिए वर्तमान में पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि बालक केवल और केवल क्लास में पढ़े और रटे ना, बल्कि वो अपने मन से भी कोई काम करे, और उस काम का मूल्यांकन करने के लिए आप लोगों को वो कार्य दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो आगे जैसे कि हमने कुछ दो तीन लाइनें लिखी हुई हैं। स्पष्ट है कि शिक्षण से तात्पर्य छात्रों को कक्षा में बैठाकर सिर्फ पाठ या तथ्य को समझाना ही नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रव्यापी उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालय तथा कक्षागत परिस्थितियों में संपन्न की जाने वाली एक प्रक्रिया है ना। राष्ट्रव्यापी उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तित्व विकास के लिए, है ना, यानी कि हमें हमेशा हर कंडीशन में स्टूडेंट का जो है व्यक्तित्व का विकास, यानी उसका सर्वांगीण विकास करना है, केवल उसका बौद्धिक विकास नहीं करना है। और वो सर्वांगीण विकास जब आप अपने स्कूल के अंदर और एक क्लास के अंदर स्टूडेंट जब सर्वांगीण विकास करते हो तो उसे बोला जाता है शिक्षण, बोला जाता है ना। ये सर्वांगीण विकास हालांकि स्कूल के बाहर अपने घर में खेल के मैदान में हर जगह होता है, लेकिन वही परिस्थितियां जब आप स्कूल में अपने इंक्लूड करा दोगे, जब उसे स्कूल में वो परिस्थितियां मिलने लगेंगी तो उसका विकास और अच्छे से हो पाएगा। और इस सर्वांगीण विकास को जो है होने के लिए जो आवश्यक माध्यम है उसे ही नाम दिया गया है वर्तमान में शिक्षण का, है ना। वही शिक्षण है, शिक्षण वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास कराए। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ एक दो परिभाषाएं भी हैं शिक्षण की, उनके बारे में भी उनको जरा आप नोट कर लीजिएगा। इन परिभाषाओं को, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। पहली परिभाषा हमने लिखी है, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है, ये बोला है रायवर्धन ने, है ना। बाकी जो अगली परिभाषा है जो मॉरिसन जी की परिभाषा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर परिभाषा है। इन्होंने बोला हुआ है, शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संपर्क है ना। यानी जो भी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें कम से कम दो व्यक्ति, एक अधिक परिपक्व होगा, एक प्योर अच्छे से मैच्योर व्यक्ति होगा, एक थोड़ा इमैच्योर होगा, यानी उसकी परिपक्वता थोड़ी कम होगी। जब इन दो मैच्योर और इमैच्योर व्यक्तियों के बीच में जब संबंध बनता है तो उस समय जो मैच्योर व्यक्ति होता है वो इमैच्योर वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो है ज्ञान देता है, और उस ज्ञान को ही जिन्होंने क्या बोला है, वही बोल रहा है प्रोसेस शिक्षण, और वो ज्ञान बोला जाता है शिक्षा। तो ये परिभाषा मॉरिसन जी की है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम वगैरह में भी आती है। किसने लिखा हुआ है ये बताइएगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संपर्क है, जिसकी संरचना परिपक्व व्यक्तित्व वाले की शिक्षा को परिपक्व व्यक्ति वाले की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। ये थोड़ा गलत लिख गया है हमसे लग रहा है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा कुछ और ऐड कर लीजिएगा। जिसकी संरचना, यहाँ लिखना पड़ेगा पहले कम, है ना, जिसकी संरचना कम कम परिपक्व व्यक्ति वो होगा, जैसे हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट यानी छात्र, है ना। जिसकी संरचना कम परिपक्व व्यक्तित्व लिखिए यहाँ पे ना, व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व हो जाएगा, कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। यहाँ भी एक शब्द और इंक्लूड करना पड़ेगा ऊपर, व्यक्ति, है ना। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप व्यक्ति लिख लेना। थोड़ा लिख नहीं पा रहा है, जगह कम है यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे व्यक्ति लिखा जाएगा, है ना, व्यक्ति। अभी ठीक है।
शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संपर्क है, जिसकी संरचना कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। कम परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अर्थात छात्र, है ना? तो छात्र, उसे हम छात्र कहते हैं। ये स्टेटमेंट है मॉरिसन जी का। आगे बढ़ते हैं। आगे कोई स्लाइड नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे जो है अपना कल का जो हमारा सेशन होगा, उसमें जो है हम इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। थैंक यू।